बहुत इंडिसेंट मीन में आप लोगों के बारे में रिमार्क्स। अच्छा, वो जो रिमार्क्स पास किए हैं वो है जनरल कमरजीत बाजवा के रेफरेंस से। अच्छा। तो उसके बाद क्या उन्होंने आपसे भी काफी लंबा सवाल है, आपको लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एतराज था, मुख्तसर सवाल करें आपसे। आपके अलावा सीनियर चैनल्स के बड़े लोग हैं, कंप्लीट करें, मैडम आप सलाम ना करें, अब हम सवाल करने दें। इरफान प्लीज मुख्तसर करें ना। सलाम ना करें। मैं कुछ आसानी पैदा कर रहा हूँ। करें प्लीज। उन्होंने आपसे कोई इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी, नंबर 1। दूसरा, क्या जो चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि जनरल कमरजीत रिटायर्ड कमरजीत बाजवा के बारे में जो बयानिया है वो चेंज करें, पार्टी ने उस पर रिव्यू किया है, इस पे बुरहान भाई पर इसी सिलसिले में जी ठीक है जी, प्लीज कर लें। चौधरी परवेज अली साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जो आपके खान साहब ने उसको थोड़ा सा एम्बेरस किया है, इसमें क्या चौधरी परवेज अली साहब को आप कोई सॉफ्ट रिमाइंडर या कोई नोटिस देंगे कि लीडर कुछ कहता है और उसका चीफ मिनिस्टर उसको एम्बेरस करके कोई और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और सवाल भी है ताकि जवाब, हाँ इसी से जी जी कहा कि मिसेज चीमा और चीमा आपका भी नाम लिया है। हाँ लिया है। अगर आपसे वो मुतमिन नहीं है तो क्या आपको भी सैन बहादुर की तरह गेट आउट कहा जा सकता है? अच्छा सही है, आगे अच्छा, एक एक करके कर लेना। ये सवाल सारे एक दफा कर ले, मैं एक ही दफा, जवाब एक बनता है ना, तो बार बार वही बात रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं इससे रिलेटेड, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ NRO 2 जिस शख्सियत ने दिया इमरान खान उसका खुल के नाम ले रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे जो आपके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर उस शख्सियत का नाम लिया गया अब तो जवाब वो नहीं देंगे, मैं दूंगा। हाँ तो ठीक कह रहे हैं वो। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप करप्शन की बात कर रहे हैं, NRO 2 की बात कर रहे हैं, और पंजाब का सबसे बड़ा इत्तेहादी आपका कह रहा है कि अगर उसका नाम लिया तो छोड़ा नहीं जाएगा, प्लीज। और इस बारे में और सवाल भी है तो कर लें, इसी से रिलेटेड पूछने दें उनको भी, पूछें। जो शादी है मुस्लिम लीग काफ की और PTA की, ये चलेगी या तलाक हो जाएगी? आप पूछो। ये खान साहब ने ये भी कहा कि जो जनरल बाजवा थे वो रियासत के दुश्मन थे, ठीक है। अगर रियासत के दुश्मन थे तो 22 अप्रैल के अंदर 2022 में तो उनको तौसीह दी जा रही थी, उसकी क्या वजह है? अच्छा और सवाल चले, नहीं मैंने कहा आप लोग, हाँ अच्छा सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूंगी कि अभी जो सारी हमने आपको एक इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क को किस तरह से डिफ़ॉल्ट किया जाता है, ये मुल्क गरीब क्यों है, ये वजूहात आपके सामने रखने की हमने अपनी तरफ से कोशिश की, राइट। अब हमें सुबह दोपहर शाम बार्गेन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए कहा जाता है कि जी अच्छा आपने बात ना मानी तो हम खान साहब को नाअहल कर देंगे, राइट। हम ये कहना चाहते हैं कि खान साहब ने एक आईनी कदम उठाया है, उसके ऊपर आप मुकदमात बनाएं, आप बना नहीं सकते क्योंकि वो आईनी था सिवाय प्रोपेगंडा के। और अगर कोई नाअहल होगा ना तोशा खाना के केसेस की वजह से, तो वो ये सारे नाअहल होंगे, खान साहब फिर बचेंगे आईनी तौर पर, क्योंकि सारा आईनी प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट किया गया। ये सारी स्टोरी बोर्ड या जो आइन के अंदर अमेंडमेंट की गई है, ये सुनाने का मकसद ये था। अब जो आपने पॉलिटिकल सवाल किया है ना, उसमें दो बातें खाली मैं करूँगी और जवाब जाहिर है उस पर मुझे पता है कि दोबारा एक अटैक आना है सवाल का, मैं उसको भी लूँगी। एक जवाब ये कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, रहेंगे, ना सिर्फ अभी, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी उसके ऊपर हमारी तेज़ी से मीटिंग्स हो रही हैं, काम हो रहा है। जिस वक्त उनकी स्टेटमेंट आई जो एक ब्रेकिंग बनी, उसके फ़ौरन बाद मुनस भाई तशरीफ़ लाए ज़मान पार्क में, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी, हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ मीटिंग हुई है। उसके फ़ौरन बाद देखें, हम बारहा ये बात करते हैं कि मैंने उनको हमेशा डिफेंड किया है। एक तो ये कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं नंबर 1 और हमारे इत्तेहादी हैं। हमारा मौक़िफ़ उनके साथ जो गवर्नमेंट कोalition का है उसमें उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में वाज़े किया। आपको पता है चौधरी साहब, चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने बड़ी तसल्ली से सवाल किया और उन्होंने कहा कि जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के इशू पे हम उनके साथ हैं,
फ्यूचर की कमेटी पे उनको रिजर्वेशन थी, वो हमने दूर कर भी दी और होंगी भी। देखें आगे उनका सारा सियासी फ्यूचर वाबस्ता है, तो वो जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल होंगे, हमारा पैनल वही बनेगा। हम तो अगले मरहले में इनफैक्ट चलेंगे। 23 दिसंबर के बाद की जो सिचुएशन है ना कि सीटें किन किन जगहों पे हमने कंबाइन कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, उसके ऊपर उनकी कुछ रिजर्वेशन थी। वो कल जब मुन्ना साहब एंड चेयरमैन साहब बैठे हैं, वो इशू हल हो गया है, वो इशू था भी नहीं। दूसरी जहाँ तक बात है वो ये कि देखें मेरा मौक़िफ़, मुझे मेरी पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट पंजाब का तर्जुमान नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि मेरी पार्टी की मेजॉरिटी है इस सूबे में। कैबिनेट के अंदर जो मेंबरान हैं वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। सो मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है जो मेरे चेयरमैन का है, और इंशाल्लाह हमारा मौक़िफ़ वही रहेगा। लेकिन इनका जो मौक़िफ़ है, हमें उस पर एतराज़ नहीं है कि अगर वो किसी को डिफेंड करना चाहते हैं, उनका ज़ाती एक ताल्लुक़ है, वो करें, और हम इस चीज़ को माइंड भी नहीं करते। लेकिन हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह पे कायम है पूरी पार्टी का, और वो मौक़िफ़ हम अपने चेयरमैन से लेते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह उन्हीं से लेंगे। कोशिश करेंगे कि इनकी ज़ाती हैसियत में हम दिल आज़ारी ना करें, मज़ीद सेंसिबली हम चीज़ों को लेके चलें। लेकिन हमारा मौक़िफ़ वो है जो चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ है, और हम उसके ऊपर कायम हैं। मैम काइंडली ये बताइएगा कि आपके पास तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का भी कलमदान है। जी है। वज़ीर आला पंजाब साहब का ये कहना है कि इमरान खान ने जो जनरल बाजवा के खिलाफ बातें की हैं, वो बातों से तकलीफ हुई है। इस बात के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है बतौर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब? मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारा जो किसी शख्सियत के बारे में जो राय है, वो इन बेसिस के ऊपर है कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, वो सारा कुछ आप दोबारा सुन लें चेयरमैन साहब की स्पीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस, या वो मीडिया से जो बात करते हैं। मेरा मौक़िफ़ अभी भी वही है, उसमें चेंज नहीं आ सकती। थैंक यू। बता दीजिएगा कि अब असासे आदमी के सामने आ गए हैं बाजवा साहब के, क्या उनके खिलाफ कोई केस बनेगा? 50 करोड़ से ऊपर के हैं। ये तो आपको वफाकी हुकूमत से पूछना है ना, कि अगर फैक्ट फोकस, मेरी बात सुने ना, यही लेके आए थे ना सामने। और उसके बाद इस वक्त तो माशाल्लाह तू मुझे एनआरओ दे, मैं तुझे दूं, अभी तो ये इस चीज़ की बारी लगी हुई है। बाकी जिस वक्त ये मुल्क आज़ाद होगा, जिस वक्त इस मुल्क में हकीकी मायनों में आज़ादी आएगी, जो हमारे ख्वाब भी हैं उसको हकीकत में आवाम की मदद से ढाला जा सकता है। जब इस मुल्क के कवानीन वो बनेंगे जो करप्शन का रास्ता रोके, रूल ऑफ लॉ हो, तो फिर एक बिस्किट का भी केस तो केस ही होता है ना मैडम, चाहे वो सोने का हो या वो जो किसी बेकरी का हो। मैडम गुजारिश ये है कि मरकजी हुकूमत मईशत के हवाले से बिल्कुल इग्नोर कर रही है। मुल्क में माशी हालात बुरे हैं, लोगों ने अब खुद अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं चीज़ों के, महंगाई इंतहा की है। मगर हुकूमत जो है इमरान खान की घड़ी, और इमरान खान की घड़ी, क्या पाकिस्तान का मसला सिर्फ इमरान खान की घड़ी रह गया है या गरीबों के मसले हैं? उस पर क्यों नहीं हुकूमत, मरकजी हुकूमत देखती? इस पर आप क्या कहेंगे? देखें बात यह है कि इससे ये इस बात का नतीजा अखज़ होता है कि इनके पास खान साहब के ख़िलाफ़ कहने को सिर्फ एक घड़ी रह गई है। एक डूबते को तिनके का सहारा, कुछ तो उन्होंने भी गरीबों ने कहना है ना, एक ट्रक की जो सवारी है। दूसरी जो उनके पास रह गई है वीडियो सेंटर, ऑडियो वीडियो सेंटर। और जब कहीं बात नहीं बनती तो फिर धमकी आ जाती है कि जी हम वीडियो निकालने लगे हैं। तो मैं इनको आगाह करनी चाहती हूँ कि हमारा इस मामले में हमें कोई अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप माशाल्लाह से लॉन्च करते जाओ, आवाम आपको आपकी उससे बेहतर बना के पेश करती है हमेशा। हम तो उस चीज़ को, वैसे बाय द वे इतना अखलाकी गिरावट का शिकार होना नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त तो ये सिलसिला जारी और सारी है। तो ये आखिरी अपना एक हरबा रह के इसको आजमा के देख लें। ब्रिगेडियर साहब, आपने जैसे बताया कि नैब में तरमीम हो गई हैं, ऐसे ही आप एंटी करप्शन के कानून में भी कर रहे थे कि समरी आपने वज़ीर आला भिजवाई भी है, वज़ीर आला ऑफिसर, कि उसके अंदर नई चीज़ें ला रहे थे। वो कौन कौन सी नई चीज़ें लाई जा रही हैं जो एंटी करप्शन के कानून में, वो थोड़ी सी बता दें कि वो इन सियासतदानों के हवाले से है कि ओवरऑल? हमें मुश्किल ये पेश आ रही है कि हमारे पास जो कानून है वो 1898 और 1840 का है। अभी आप देखें 1840 और 1898 में तो बैलगाड़ियों, गधा गाड़ियाँ चलती थी। आज तो F-16 भी जो है ना वो ऑब्सलीट हो गया है। तो वो उस वक्त के कानून, उस वक्त के ज़ाब्ते आजकल के वाइट कॉलर क्राइम को हैंडल नहीं कर सकते, जहाँ STR, CTR, मनी लॉन्ड्रिंग, और कहते हैं पूरी दुनिया एक विलेज बन गई है। तो इसमें बड़ा लाजमी था कि हम कानून के अंदर तब्दीली लाएँ।
हमने इस वक्त एक फर्म को हायर किया है जो इसके ऊपर काम उसने शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर कानून भी बनाएंगे और रूल्स बनाएंगे। इसके अंदर तब्दीली लाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कानून इस वक्त है, कानून को नए सिरे से, जिस तरह अनडिक्लेयर वेल्थ ऑर्डर यूके का है, इलिसिट वेल्थ ऑर्डर स्विट्ज़रलैंड का है, जो मॉडर्न दुनिया के वाइट कॉलर क्राइम को लड़ने वाले केसेस हैं, हमें वो लॉ लाना पड़ेगा। उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि वाइट कॉलर क्राइम के अंदर ये रिफॉर्मेशन इंतहाई ज़बरदस्त होगी, और पंजाब में जब बन जाएंगे इंशाल्लाह ये लॉ, यही रेप्लिकेट होंगे KPK में, यही सिंध में, बलूचिस्तान में भी, क्योंकि ये बेहतरीन लॉ होगा। अगर सर ये असेंबली तहरीर हो जाती है तो उसके बाद इस लॉ को कौन देखेगा? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर असेंबली तहरीर हो जाती है, गवर्नमेंट चली जाती है, तो उसके बाद कौन ये इसलिए ये टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का और उस फर्म के दरमियान। फर्म का नाम अकाउंटेबल NGO है, वो फर्म उसने हायर किया है। उसमें ये है कि हम चले जाएं, असेंबली में चली जाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड अ सिविल पार्टी है, तो ये चलता रहेगा। बट साहब पूछ लें फिर आप जी। बट साहब ये बताइएगा कि काफ लीग के साथ आप अगले फेज में चलेंगे, ये बताइएगा सीट एडजस्टमेंट के ऊपर हिस्सा बजुस्सा मिलेगा या जो वो डिमांड करेंगे उन्हें उस हिसाब से? देखें, इसमें जो चेयरमैन साहब की जो मुझे लगता है जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो कोई हार्ड बार्गेन नहीं करेंगे। आपको पता है चेयरमैन साहब की एक अच्छी एक रवायत भी है कि हमारे साथ ये मुश्किल वक्त में चले हैं, तो उनकी ख्वाहिशों को भी देखा जाएगा। वो चले, अब आप इतनी फिगर्स तो ना मुझसे मांगे, मैंने मोटी बात करनी है तो कोई बात नहीं। उनकी देखें, उनका ये हक है डिमांड रखना, आगे बीच का रास्ता निकाला जाएगा ना। अच्छा मैम, ये तो जिसमें वो खुश हो जाए। ये तो मुश्किल वक्त में अब बेटा सारे सवाल आपने नहीं पूछने, उनको पूछने दो ना। चलिए आप पूछ ले, फिर एक टाइम ले लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट आपके वोटर्स के बाद। ठीक है। क्या ये बेहतर नहीं था कि आप असेंबली में बैठ के इन चीज़ों को बयान करते हुए कौम को किसी वक्त पता लगता और कुछ बेहतर कानून साजी हो सकती? एक इसका मैं भी आंसर करूंगी, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी। देखें, ये खौफनाक, इसको मैं हैरान हूँ, वैसे किसी ने माइंड नहीं करना। मैं तो सोच रही थी, या जैसे हमने इसको जब हम देखते हैं तो हमारे लिटरली रोंगटे खड़े होते हैं कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें मतलब करप्शन को लीगल कवर दिया गया है। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ठीक है, हाँ लोग करप्शन करते हैं, लेकिन इतनी प्रो करप्शन आइन साजी किसी मुल्क ने नहीं की। इसमें भी पाकिस्तान ही अपना एक मिसाल रखता है। और देखें, जब हम तो खुल के अब चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं कि जब इवन हमारे पास गवर्नमेंट थी तो आप देख लेना कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का जो बयानिया था या जिस तरह से हम करना चाहते थे, हमें नहीं करने दी गई, रोका गया है सारे प्रोसेस को। अब वो सारी वजूहात बार बार आके बता रहे हैं, हमें कौम को आगाह करना पड़ता है। 2 वजूहात हैं। एक ये कि हम तो 22 साल स्ट्रगल भी यही थी, मैंडेट भी इसी चीज़ का मिला था, तो हमने तो डिसऑनेस्टी नहीं की अपने वोटर और सपोर्टर के साथ, ना आगे करने का इरादा रखते। इंशाल्लाह उम्मीद रखें, जैसे ही अगर हमें पाकिस्तान की आवाम ने ये कंडीशनल है 2/3 मेजॉरिटी दी, तो हम रिवेंजफुल एक्ट्स हरगिज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम कानून साजी ऐसी करेंगे जो हम सबका रास्ता रोके, सबको वो रास्ते में बड़ी रुकावट हो। और बाकी आप बता दें। इसमें जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम असेंबलियों के अंदर होते भी तो नंबर उनका ज़्यादा था। हाँ, तो हम और सिंपल मेजॉरिटी से उन्होंने केस को इस लॉ को बुलडोज करके बना देना था, क्योंकि इस पे सबका एका था। ठीक है, सारे बेनिफिट। दूसरी बात ये है, जो टेक्निकल बात है इसमें, कि ये कानून जो है वो नामुकम्मल असेंबली ने मंजूर किया है, तो इसलिए इसकी कानूनी हैसियत, इखलाकी हैसियत भी कम हो गई। ये नामुकम्मल असेंबली से पास शुदा कानून है। थैंक यू जी।